नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर है राजू ठेठ को 3 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे उसके घर की दहलीज पर गोली से भून दिया गया। राजू ठेठ के मारे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने सिक्कर बंद कर दिया और धरना दे दिया। लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल, सुमेंद्रानंद स्वामी और कांग्रेस विधायक मुकेश बागर सहित प्रदेश के हजारों लोग सिक्कर पहुंचे और गैंगवार की घटना पर रोष व्यक्त किया। इस गैंगवार में एक निर्दोष व्यक्ति ताराचंद कड़वासरा की भी मृत्यु हो गई। हमलवारों ने ताराचंद को गोली मारकर उसकी कार लूटी और फरार हुए। आइए जानते हैं कि राजू ठेठ अपराध की दुनिया में कैसे आया और कुछ ही सालों में वे अपराध की दुनिया का डॉन कैसे बन गया। राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेठ सीकर जिले के जीण माता थाना इलाके के खुर्द रूपगढ़ का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। सीकर के एसके कॉलेज में शेखावट की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। वर्ष 1995 में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का एसके कॉलेज में वर्चस्व था। छात्र संघ चुनाव के समय राजू ठेठ भी गोपाल फोगावट के संपर्क में आ गए और गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। ऐसे में फोगावट की छत्र छाया में ठेठ भी शराब का कारोबार करने लगा। इसी दौरान राजू ठेठ की मुलाकात बलवीर बानुड़ा से हो गई। हालांकि राजू ठेठ से मुलाकात से पहले बलवीर बानुड़ा दूध का व्यवसाय करता था, लेकिन शराब के धंधे की मोटी कमाई के लालच में बलवीर बानुड़ा भी शराब कारोबार में शामिल हो गया। शेखावट इलाके में शराब तस्करी को लेकर वर्ष 1998 में बड़ा गैंगवार हुआ। राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा ने मिलकर सीकर के भोमाराम की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से अपराध की दुनिया में राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा का नाम आगे बढ़ा। ठेठ और बानुड़ा के नाम से लोगों में इतनी दहशत थी कि शराब तस्करी अन्य अवैध धंधों में रहने वालों को राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा की जी हुजरी करनी पड़ती थी। जो इनकी जी हुजरी नहीं करता वे शेखावट क्षेत्र में कोई धंधा नहीं कर सकता था। कई सालों तक पूरे शेखावट इलाके में राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा के नाम का दबदबा रहा। अपराध की दुनिया में दोस्ती की मिसाल रहे राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा वर्ष 2004 में जानी दुश्मन बन गए। दरअसल वर्ष 2004 में शराब के ठेकों की लॉटरी में जीण माता में शराब का ठेका राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा को मिला। ठेके पर बलवीर बानुड़ा का साला विजयपाल सेलमैन था। शराब की खपत और कलेक्शन की राशि को लेकर ठेठ और बानुड़ा में विवाद हुआ। ठेठ को लगता था कि विजयपाल उसे पूरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं और शराब को ब्लैक में बेचकर खुद मोटा मुनाफा कमा रहा। लेन देन का ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ठेठ और उसके साथियों ने विजयपाल सिंह की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बानुड़ा ने अपने साले की हत्या का बदला लेने की ठान ली। चूंकि उन दिनों शेखावट इलाके में गोपाल फोगावट का दबदबा था और राजू ठेठ पर फोगावट का आशीर्वाद था, इस वजह से फोगावट और ठेठ पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े माफियों से बदला लेने के लिए बलवीर बानुड़ा ने नागौर जिले के सांवराज निवासी आनंदपाल सिंह से हाथ मिला। राजनीति में नेताओं से धोखा खाया और आनंदपाल सिंह खुद बदले की आग में झुलस रहा था। बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ने मिलकर राजनीतिक संरक्षण के जरिए माफिया बनने वाले का खात्मा करने की कसम खा ली। आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा मिलकर शराब तस्करी के साथ माइनिंग का कारोबार करने लगे, साथ ही अपनी गैंग को मजबूत करने लगे। राजनीतिक संरक्षण के चलते शेखावटी के गोपाल फोगावट और राजू ठेठ को शराब व्यवसाय हरियाणा तक फैला था। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक बेरो टोक चलते थे। बदला लेने के लिए बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह हरियाणा से फोगावट और ठेठ के नाम से आने वाले शराब के ट्रकों को लूटने लगे। कई ट्रक लूटने के कारण राजू ठेठ और गोपाल फोगावट का भारी नुकसान होने लगा। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने को बेताब रहने लगे। राजू ठेठ पर गोपाल फोगावट का हाथ था। ऐसे में उस पर हाथ डालने से कई गैंग से जुड़े अपराधी डरते थे, लेकिन आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा ने वर्ष 2006 में गोपाल फोगावट को गोली से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेठ आग बबूला हो गए और गोपाल फोगावट की हत्या के बाद अवैध शराब का कारोबार काफी कमजोर पड़ गया था। हालांकि फोगावट की हत्या के बाद राजू ठेठ ने भी आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा को खत्म करने की कसम खा ली। ठेठ ने अपनी गैंग को सक्रिय किया और बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। लगातार शराब तस्करी और अवैध धंधों से जुड़े माफिया पुलिस की पकड़ से दूर रहे। गैंगस्टर और पुलिस की आंख मिचौली को खेल कई सालों तक चलता रहा, लेकिन वर्ष 2012 में आनंदपाल सिंह, बलवीर बानुड़ा और राजू ठेठ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बलवीर बानुड़ा के खास दोस्त सुभाष बराल ने सीकर की जेल में बंद राजू ठेठ पर हमला कर दिया, लेकिन ठेठ बच गया। इस हमले के बाद जेल में बंद होने के बावजूद दोनों गैंग्स में बदला लेने की आग जल रही थी। उन दिनों आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से राजू ठेठ के भाई ओम ठेठ का साला जयप्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद था। राजू ठेठ ने आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा को मारने का काम अपने भाई ओमा ठेठ को सौंप दिया। ओमा ठेठ ने रणनीति के तहत बीकानेर जेल में बंद जयप्रकाश और रामपाल जाट तक हथियार पहुंचा दिए। 24 जुलाई 2014 को जयप्रकाश और रामपाल जाट ने आनंदपाल पर फायर किए दिए। इसी दौरान बलवीर बानुड़ा बीच में आ गया। बीकानेर जेल में हुई इस गैंगवार में बलवीर बानुड़ा की मौत हो गई, जबकि आनंदपाल सिंह घायल हो गया था। इसी दौरान आनंदपाल के साथियों ने जयप्रकाश और रामपाल की जेल में ही पीट कर हत्या कर दी। जेल में हुई इस गैंगवार के बाद आनंदपाल और राजू ठेठ की दुश्मनी और बढ़ गई। आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ की दुश्मनी के दरियमान कोर्ट में पेशी के दौरान आनंदपाल सिंह पुलिस पर हमला करके फरार हो गया। 3 साल तक पुलिस उसे तलाशती रही, लेकिन वे नहीं मिला। बाद में जून 2017 में पुलिस ने आनंदपाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। कुछ सालों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी राजस्थान में आ गई। वसूली और वर्चस्व को लेकर लॉरेंस और राजू ठेठ में भी दुश्मनी हो गई।
आनंदपाल सिंह की गैंग के गुर्गे पर राजू ठेठ से बदला लेने की फिराक में थे। कोरोना काल में जब अधिकतर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था, तब राजू ठेठ को भी जमानत पर छोड़ दिया था। जेल से बाहर आने के बाद ठेठ राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलने लगा। राजू ठेठ जयपुर में भी अपना ठिकाना बना लिया था और सीकर के पीपराली रोड पर सीएलसी चौक के पास भी मकान बना लिया। जयपुर में लोगों की मुलाकात के बाद वे सीकर में स्थानीय लोगों से मिलने के लिए सीएलसी चौक के पास स्थित मकान में ही मिलता था। दुश्मनों की नजर राजू ठेठ पर थी, लेकिन शायद ठेठ को यह भांप नहीं पाया। विरोधी गैंग के गुर्गो ठेठ के मकान के ठीक सामने स्थित पीजी में स्टूडेंट बनकर रहने लगे। दो स्टूडेंट अमूमन राजू ठेठ से मिलने और उनके पांव ढोक देते थे। शनिवार 3 दिसंबर को भी वही स्टूडेंट राजू ठेठ के घर के बाहर आए और घंटी बजाई तो राजू ठेठ बाहर आए और कुछ सेकंड बात करने के दौरान दो और साथी आ गए। इसी दौरान बदमाशों ने अचानक हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे राजू ठेठ के मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाशों ने घटनास्थल पर कुल 52 राउंड फायर किए और राजू ठेठ की मौत के साथ राजस्थान से एक और गैंगस्टर का खात्मा हो गया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ताराचंद कड़वासरा की भी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के बाद 24 घंटे में 500 अमलवारों को दबोच लिया। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा फिर से सुर्खियों में है। इस बार वे सिने अभिनेता सलमान खान को धमकी देने की वजह से सुर्खियों में आया। उसकी धमकी आते ही एजेंसियां मामले की जांच में सक्रिय हो गई। रोहित गोदारा की खास बात यह है कि वे कभी खामोश नहीं बैठता और एक मामला खत्म करते ही दूसरा केस शुरू कर देता है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया रोहित गोदारा के गैंग को खत्म करने के लिए जहां पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है और एक एक करके उसके गुर्गों को पकड़ रही है, वहीं उसके परिवार पर भी पुलिस की नजर है। उसके गांव कपूरसर में स्थित घर पर भी पुलिस जाकर उसके परिवार से मिल चुकी है। एनडीटीवी की टीम जब उसके घर पहुंची तो उसकी मां, पिता और भाई से मुलाकात हुई। रोहित की मां गीता देवी ने कहा कि कई सालों से उनका रोहित से कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने रोहित से अपराध की दुनिया छोड़ देने की अपील की। यही अपील रोहित के भाई हनुमान सारण और पिता संत दास ने की, तो वहाँ हर जगह सुनापन नजर आ रहा था। रोहित का घर सबसे हटकर बड़े से एरिया में बना हुआ है। हर आने जाने वाले पर गांव के लोगों की निगाहें लगी हुई रहती हैं। इस घर में रोहित गोदारा की माँ बाप और भाई का परिवार रहता है। घर में आराइश के सब सामान मौजूद है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो तो वे सुकून है। रोहित गोदारा की मां गीता देवी जब एनडीटीवी रिपोर्ट ने उनके बेटे के बारे में कुछ जानना चाहा, उसकी मां के आंखों में आंसू आ गए, गला रूद गए, आंखों में डबडबा आई। आंसुओं को पीसते हुए मां ने कहा उनका बेटा शुरू में ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब से महिला उत्पीड़न केस में जेल जाकर आया उसमें तब्दीली आ गई। क्राइम की दुनिया में उतरने से पहले मोबाइल मैकेनिक रोहित गोदारा जेल यात्रा के बाद से पूरी तरह बदल गया और धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में घुसता चला गया। जल्द ही उसने अपने गांव भी जाना छोड़ दिया। मां के मुताबिक रोहित पहले कभी कभार आ जाता था, लेकिन बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और इधर उधर से खबरें मिलने लगी। गैंगस्टर रोहित गोदारा की मां गीता देवी ने बताया कि सालों पहले उनका बेटे से संपर्क खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि रोहित तक पहुंचने की कोशिश करते हुए गीता देवी चाहती कि उनका बेटा अपराध की दुनिया से निकलकर वापस घर आ जाए, जिसके लिए गीता देवी कई मन्नतें भी मान चुकी हैं। रोहित गोदारा के पिता संत दास कहते हैं कि उनका बेटा तो अपराध के दलदल में फंस गए, लेकिन उनकी अपील है कि सभी माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें और नई पीढ़ी से कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के आसपास भी ना भटके। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के करतूतों की वजह से उनका समाज में उठना बैठना और मुंह दिखाना दुश्वार हो गया है। रोहित गोदारा के भाई हनुमान सारण का भी यही हाल है। रुआन से हुए भाई हनुमान सारण ने कहते हैं कि खास उनका भाई जुर्म गंदगी से निकलकर वापस समाज में आ जाए। हनुमान सारण ने कहा कि उनका पूरा परिवार रोहित से क्राइम की दुनिया छोड़कर वापस आने की अपील करता है। हनुमान उम्मीद जताते हैं कि एक दिन उनका भाई वापस आ जाएगा। कुछ दिनों पहले ही एनआई और हरियाणा एसटीएफ की टीमें भी रोहित गोदारा के घर पहुंची और उसके घर वालों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उसके घर वालों का कहना था कि उनके पास उसकी कोई खबर नहीं है, वे खुद परेशान हैं। एक और गैंगस्टर की कहानी। गैंगस्टर सिर मुंह मुंडवाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि बदमाशी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद कर देगी, ढाबों पर बर्तन मारने पड़ेंगे, छोड़ दीजिए। 007 0029 जैसी खतरनाक गैंग ये सरगना कभी मूंछों को ताव देते थे, लग्जरी कारों का काफिला निकालते और ऑटोमेटिक हथियारों की वीडियो बनाकर अपनी बदमाशी नुमाइश करते थे। राजस्थान पुलिस ने 2023 में ऐसी 8 बड़ी गैंग को खात्मा किया। इनके 200 से ज्यादा खूंखार बदमाशों को सलाखों में बंद कर दिया। लोअर जोधपुर के जम्बेश्वर नगर के राजू मांझू और श्यामलाल विष्णु 2017 से पहले खेती किसानी करते थे। जब पता लगा कि देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला जोधपुर, पचपंदरा, सांचौर, फलोदी, बीकानेर और नागौर जिले से होकर गुजरेगा, तो दोनों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से वसूली के लिए 007 गैंग बनाई। 10 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में टेंडर लेने के लिए ठेकेदारों के बीच कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में कुछ ठेकेदारों ने लोकल स्तर पर गुंडागर्दी करने वाले राजू मांझू को अपने साथ मिलाया, दूसरे ठेकेदारों को डरा धमकाकर टेंडर नहीं लेने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे नए लोगों को भी भर्ती कर लिया। गैंग के बदमाश ठेकेदारों के बीच विवाद को सुलझाने, धमकाने और वसूली के नाम पर लाखों रुपए वसूलते। कुछ ही समय में गैंग के हर मेंबर के पास लग्जरी कारें और ऑटोमेटिक हथियार आ गए। राजू को रील्स बनाने का शौक था। हथियारों और गाड़ियों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगा। सोशल मीडिया पर उसने 007 गैंग के नाम से सैकड़ों पेज बनवाए। शादी और दूसरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गैंग के मेंबर लग्जरी कारों के काफिले के साथ जाते थे। कुछ ही महीनों में 300 से ज्यादा युवा गैंग से जुड़ गए। गैंग के मुख्य सरगना राजू मांझू ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने और
खुद की रॉबिनहुड जैसी छवि बनाने के लिए लोहावट के शिवपुरी और जंबेश्वर नगर में 2 गौशाले खोली, लेकिन असली काम वसूली के करोड़ों रुपए का गौशाला में दान दिखाकर व्हाइट मनी में बदलना था। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वसूली का काम खत्म हुआ तो गैंग के बदमाश तस्करी में कूद गए। एमडी ड्रग, अफीम और हथियारों की तस्करी शुरू कर दिया था। तस्करी का माल गौशालों में छिपाया जाता था और वहां बैठकर मीटिंग होती थी। राजू मांझू 32 मामले, गणेश राम विश्नोई 34 मामले और श्यामलाल विश्नोई 17 मामले दर्ज हैं। इनमें राजू मांझू लोहावट, गणेश राम विश्नोई बालेश्वर, श्यामलाल भोजेसर से गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। गैंग ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, सांचौर और फलोदी जिले में तस्करी का नेटवर्क बनाया। कुल 18 एक्टिव बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में 220 से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के मामले में दर्ज हो रखे। बदमाश पुलिस से बचने के लिए अपराध के बाद कर्नाटक की हुबली और महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में फरारी काटते थे। एएसआई अमनाराम ने बताया कि गैंग के बदमाशों की लिस्ट बनाकर रेकी की तो पता लगा कि राजू मांझू, श्याम विश्नोई गौशाला मीटिंग करते हैं। यही गैंग के बाकी बदमाश आकर मिलते हैं। डीएसटी टीम के 3 पुलिसकर्मियों ने अपना हुलिया बदला और साधु के वेश में गौशाला में रहने लगे। पुलिसकर्मी गौ सेवा करते हुए राजू मांझू और गैंग के बदमाशों की रेकी करते हैं। यहीं से राजू मांझू के ठिकाने और उसकी करतूतों के सारे इनपुट पुलिस को मिले। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गैंग के खात्मे के लिए डीएसटी टीम को मुख्य बदमाशों के पीछे लगा दिया था। सबसे पहले टीम ने मैच 2 महीने में 007 गैंग के मुख्य 19 बदमाशों को पकड़ जेल में डाला। फिर सरकार राजू मांझू पर शिकंजा कसने और की तैयारी की। मार्च अप्रैल महीने में मनीष पुलिस ने जब 007 गैंग के सभी बदमाशों को पकड़ लिया तो सरकार ने राजू मांझू पुलिस से छुपते हुए हर दिन ठिकाना बदलने लगा। कुछ दिनों में उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। उसके एक रात को हाईवे पर एक ढाबे पर बर्तन मांजने पड़े, तब जाकर होटल वाले ने उसे खाने के लिए खाना दिया। पुलिस को अचानक सूचना मिली कि राजू मांझू लोहावट के जंबेश्वर नगर में छिपा है। यह राजू मांझू अपने साथी राजेश याग के साथ एक डाणी में छिपा था। पुलिस आते देखे वो बाइक पर अपने साथी के साथ भागने लगा, लेकिन बाइक रेतीले रास्तों में फंस गई। ऐसे में मांझू और राजेश पैदल भागने लगे। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक दोनों को पीछा कर 16 मार्च 2023 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजू मांझू के पास से 3.5 किलो एमडी ड्रग बरामद की थी। राजू मांझू ने पकड़ के बाद जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला। उसने वीडियो में बताया कि हीरोगिरी चक्कर में उसने बदमाशी की, लेकिन पुलिस के कोप में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, परिवार से दूर रहकर भीख तक मांगनी पड़ी। युवक ऐसी अपील करते हुए कहा कि कोई भी अपराधी मत बनना, नहीं तो उनका भी हाथ हमारी तरह होगा। राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा विष्णाराम जांगू, जिसने भवनी देवी की लाश ठिकाने लगाई, 1 लाख रुपए का इनाम में हिस्ट्री सीटे 2 साल पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसने देखा कि राजू मांझू उसके गढ़ में 007 गैंग बनाकर करोड़ की वसूली कर रहे हैं। इस पर विष्णाराम अपने पुराने दोस्तों और जोधपुर जिले के टॉप अपराधियों से मिला। करीब 100 लोगों को गैंग से जोड़ा और नाम 0029 गैंग रखा। गैंग के ज्यादातर बदमाश एमडी ड्रग और डोडा पोस्ट की तस्करी करने लगे। विष्णाराम के खिलाफ पहले 54 मामले दर्ज थे। जेल से बाहर आने के बाद 2 साल में उसके खिलाफ 14 नए मामले दर्ज हुए। उसके खिलाफ 11 अगस्त को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। विष्णाराम की गैंग में हार्डकोर अपराधी ज्यादा थे। उनमें पुलिस से पकड़े जाने का भी खौफ नहीं था। पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते थे। ड्रग और हथियार तस्करी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए गैंग के बदमाश मरने मारने पर उतारू थे। बदमाशों ने अपनी गाड़ियों के आगे लोहे की भारी बम पर लगा रखे थे। रात को तस्कर गाड़ियों में डोडा पोस्ट सप्लाई करते थे। अगर पुलिस नाकाबंदी में इन्हें रोकती तो ये अपनी गाड़ियों से टक्कर मार देते थे। लोहे की बम पर से पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती थी। बदमाशों को भागने का समय मिल जाता था। खुद विष्णाराम 3 से 4 बार पुलिस के साथ ऐसा कर चुका था। 0029 गैंग के सरगना विष्णाराम विश्नोई के खिलाफ 68 प्रकरण दर्ज हुए। उसकी गैंग में 17 हार्डकोर अपराधी, जिनके खिलाफ 327 से ज्यादा लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हो रखे। ओम प्रकाश जांगू के खिलाफ 46 मामले, अशोक जांगू पर 43 मामले, कैलाश जाखड़ के खिलाफ 43 मामले दर्ज। मोरिया मुंजासर गांव का अनिल मांझू जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक था। विष्णाराम विश्नोई की गैंग को जहां भी पैसों की जरूरत पड़ती, पुनाराम उनकी मदद करता था। पुनाराम खुद हत्या के मामले में फरार चल रहा था। कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले पुनाराम को पकड़ने का प्लान बनाया। पुनाराम फरारी काटने के लिए अंडमान निकोबार में जाकर छुपता था। पुलिस ने अपने मुखबिर बनाए और उन्हें अलर्ट किया कि जब भी पुनाराम अंडमान निकोबार आए वे पुलिस को सूचना कर दें। पुलिस के लगातार छापों को देख राजस्थान में छुपा पुनाराम एक बार फिर अंडमान निकोबार की तरफ भागा। वहां पहुंचते पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। पुनाराम को गिरफ्तार करने पर राजस्थान पुलिस की एक टीम अंडमान पहुंच गई, लेकिन इसके भनक पुनाराम को लग गई। वो अंडमान से फ्लाइट पकड़कर कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। लेकिन जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद से कोलकाता एयरपोर्ट पर ही पुनाराम को 24 को गिरफ्तार कर लिया। 007 गैंग का खात्मा करने के बाद पुलिस ने 0029 गैंग के बदमाशों को पकड़ना शुरू किया। गैंग के फाइनेंसर पुनाराम को कलकत्ता एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद विष्णाराम को 19 अगस्त को लोअर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गैंग के अन्य बदमाश अशोक जांगू और सुभाष विश्नोई की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों से स्टंट दिखाने वाले और मूंछों पर ताव देने वाले विष्णाराम को पुलिस ने पकड़ा तो ना मूंछ रही ना ही सिर पर बाल। विष्णाराम ने
पकड़े जाने के बाद वीडियो में बताई कि उसने दादागिरी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। बदमाशी में जिंदगी के कई साल खराब कर दिए, जेलों में जिंदगी काटी, रेत के टीलों पर चुपकर रातें गुजारी। मेरी सबसे अपील है, कोई भी अपराध की दुनिया में मत आना।